Hello everyone, welcome back to my channel Love You Zindagi, and today we are going to study chapter 10, it's about agriculture, Indian agriculture in fact. So in this chapter we are going to understand which are the main crops of our India and staple diet, staple का मतलब होता है main food, और कितना important है agriculture हमारे देश के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's understand this chapter. Okay, since ancient times, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. पुराने समय से ही एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस हमेशा रहा है. हम प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मेन जो पैसा रोजगारी मिलती थी वो पहले एग्रीकल्चर से ही मिलती थी इंडिया में. Even today also main support for Indian economy is agriculture. जो main support है वो agriculture ही है. Agriculture is an important resource of India. Agriculture एक important resource है इंडिया की. About 60% of the labor power is engaged in agriculture. 60% labor power जो है वो agriculture करती है. इसके अलावा सप्लाइंग द फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, जो फूड मटेरियल है वो इंडिया तक पहुंचाना. रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो कम फ्रॉम एग्रीकल्चर. काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ का होता है वो भी एग्रीकल्चर से मिलता है. एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई अबाउट 22 ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है नेशनल प्रोडक्ट का उसमें 22% एग्रीकल्चर से मिलता है. Then crops and other farm products have about 18% contribution in export. और क्रॉप्स कुछ मिलाकर जो हम बेचते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को वो 18% होता है. विच अर्न ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज के बदले में डॉलर्स पाउंड्स बहुत कुछ आता है हमारे देश में. द इंडियन इकनॉमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. एज यू ऑल नो दैट हमारी जो मेन बेसिक ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया का वो आज भी एग्रीकल्चर है. एंड दस इसीलिए इंडिया को हम एक एग्रीगेरियन कंट्री कहते हैं. इन द मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains. यानी एक ज़मीन पर 2 सीज़न में हम 2 क्रॉप्स उगा सकते हैं, इतनी फर्टाइल हमारे लैंड है. फेवरेबल क्लाइमेट है, पूरे साल तक आराम से हम उसको कल्टिवेट कर सकते हैं. इरीगेट मतलब पानी डाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं. स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं हमारे पास, इसीलिए एग्रीकल्चर यहाँ अच्छे से होता है. इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट सफिशिएंट. लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जो रिटर्न आना चाहिए एग्रीकल्चर से वो उतना नहीं आ पाता. द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड. ज़्यादातर जो बेचारे फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनएजुकेटेड, पढ़ाई नहीं मिली, पुअर्स हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया काफ़ी कम है अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें. कारण इसके क्या हैं, एक तो इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं मिलता, रेन का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाए कभी बिल्कुल कम हो जाए. पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, फैमिलीज़ बड़ी हैं, छोटे फार्म्स हैं यानी छोटे लैंड हैं, और नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन. उनका कोई इच्छा नहीं होती हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करें. कम यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का कम यूज़ है, मॉडर्न मशीनरी नहीं यूज़ कर पाते, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है कल्टीवेशन में. और ज़्यादातर लोग जो हैं एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर. जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं इतना पढ़ा लिख कर हम क्या खेती करेंगे. ये सोच बहुत ख़राब है. पढ़ लिख कर भी लोग खेती बाड़ी करते हैं. खेती बाड़ी का करना मतलब ये अनएजुकेटेड काम नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है जिसमें आपको बहुत कुछ इनोवेटिव करने को मिल सकता है. आप टेक्नोलॉजी से यूज़ करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिससे फास्ट फार्मिंग हो. हाइब्रिड सीड्स नाम सुना होगा, ये एक्सपेरिमेंट ही तो है एग्रीकल्चर पे. अगर हम सब ये सब नहीं करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत डाउन चला जाएगा. सो कॉल्ड द लो स्टेटस. आजकल एग्रीकल्चर को हम लो स्टेटस मानते हैं. कोई फार्मर आपके घर में आएगा तो यू विल नॉट रिस्पेक्ट दैम, लेकिन कोई आईएएस जाएगा तो आप उससे हाथ मिलाना चाहोगे, छोटे हो गए तो पैर भी छूओगे. लेकिन फार्मर का कहा, जो इंसान आपका पेट भर रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं. चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में. द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की है इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या हैं, पूरा देश किस तरह इकनॉमी चला रहा है, वो टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, और फिर भी लोग इसको लो स्टेटस मानते हैं.
वेरी बैड थिंग। मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। फार्मिंग टाइप जो है वो क्लासीफाई किए हैं, कितनी तरीके से फार्मिंग हो सकती है। फर्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, इम्प्लीमेंट हुआ, येट द इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर्स की थी बहुत वीक थी, आज भी बहुत वीक है। कॉस्टली सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं हैं, इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा है तो यूज़ करना नहीं आता, वो अगर नहीं है तो हमारे पास नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, गरीब हैं हम। द फार्म प्रोडक्शन इज़ जस्ट सफिशेंट टू हिज फैमिली। जितनी भी खेती होती है बस उसके फैमिली मेम्बर्स ही उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है। एंड इसी को कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर को हम एक्टिविटी मानते हैं सिर्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए, यानी सिर्फ जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए आज लोग एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनको अगर मौका मिले पढ़ लिख लें तो कोई फार्मिंग में आएगा ही नहीं, जो कि चीज़ गलत है। लेट्स टॉक अबाउट द ड्राई फार्मिंग वेयर द रेनफॉल इज़ इनएडिक्वेट। जहाँ बारिश कम होती है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम है और फार्मिंग टोटली बारिश पे डिपेंडेंट है और सिर्फ एक ही क्रॉप हम उगा सकते हैं क्योंकि इतना लैंड फर्टाइल नहीं है। इस चीज़ को हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट, पल्सेस, इनमें पानी की कमी कम चाहिए उगने के लिए, सो इसको ड्राई फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं। गुजरात में वीट, ग्राम थोड़े जो नमीदार जो सॉइल होती है वहाँ पे उगाते हैं। बारिश हो जाती है तो मिट्टी ऑटोमेटिक गीली हो जाएगी तो आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग होती है ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और फैसिलिटी भी अच्छी है, एंड अगर बारिश ना भी हो तो भी हम 1 से 2 क्रॉप उगा ही सकते हैं, 1 या 2 इरिगेशन की हेल्प से, लाइक पैडी यानी चावल, शुगर केन, कॉटन, वीट, वेजिटेबल, ये सब हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। नाउ कम्स द शिफ्टिंग या झूम एग्रीकल्चर। यहाँ पर फॉरेस्ट जो हैं पहले उगाए जाते हैं, मतलब प्लांट्स उगाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, फिर वहाँ पे खेती होती है। फार्मिंग यहाँ पे 2-3 साल होती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी है, पावर डाउन हो जाती है तो हम उस खेत को जला देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर से वही काम करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं 2-3 साल, फिर उसको उस लैंड को जलाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को हम ज़ूम फार्मिंग कहते हैं। सीरियल्स, वेजिटेबल यहाँ पे उगाए जाते हैं और प्रोडक्शन बहुत कम होता है, यहाँ पे बेचने के उद्देश्य से नहीं उगाई जाती है प्लांट। लेट्स टॉक अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक स्पेशल टाइप का एग्रीकल्चर है। रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खरेक, ये सब यहाँ पर अच्छी केयर के साथ उगाए जाते हैं और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे, क्योंकि केयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत लगा है यहाँ पर, स्किल्स लगे हैं, टेक्निक्स लगी है, नॉलेज है, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द साइड, एक्विजिशन मतलब अच्छे से लैंड मिल पाया है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, इसलिए हम अच्छे से यहाँ पे खेती कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो मैकेनाइज्ड है, यानी मशीनरी यूज़ है फार्मिंग का, थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज इरिगेशन मशीन्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट यानी मशीन्स यूज़ होती हैं। कैश क्रॉप ज़्यादा उगाते हैं। कैश क्रॉप वो होती है जिसको बेचकर आप कैश ले सकते हो, उसको खा नहीं सकते। पर हेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज़ है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और जो यहाँ पर सीड्स हैं, एरिया है जिसके अंदर सीड्स बोए जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एज मोर इम्पॉर्टेंस गिवन टू इकोनॉमिक टर्म, क्योंकि इससे पैसा बहुत मिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम कमर्शियल फार्मिंग भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फार्मिंग मेथड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा आपने, सस्टेनेबल फार्मिंग सुना होगा, मिक्स्ड फार्मिंग सुना होगा। Organic farming, the rate at which the chemical fertilizers and insecticides are used, जिस स्पीड से हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है केमिकल्स की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल इंसेक्टिसाइड्स इन ग्रेन, क्योंकि इनकी मौजूदगी है केमिकल की, इंसेक्टिसाइड की अनाजों में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, जिसकी वजह से हाइजीन बहुत ज़्यादा, यानी जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा हमारा तकलीफ़ में है। डैमेज काफ़ी हो रहा है एनवायरनमेंट को भी,
प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो बहुत रिड्यूस हो गई है क्योंकि केमिकल आ गए हैं, ड्यू टू विच क्रॉप प्रोडक्शन भी इतना हाई नहीं जा रहा, क्वालिटी लो जा रही है लॉन्ग रन में, यानी तुरंत तो आपको अच्छी क्वालिटी दिखाएगा, लेकिन अगर बार बार आप वही केमिकल यूज़ कर रहे हो तो कुछ सालों बाद वो क्वालिटी नहीं आएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मेथड है फार्मिंग का जिसमें हम यूरिया, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप डंग, न्यूट्रिशन जो क्रॉप का होता है वो हम उसमें डंग यूज़ करते हैं, यानी एनिमल्स के जो एक्सक्रीटा होता है। अर्थवॉर्म फर्टिलाइज करता है, अप जो लेयर है सॉइल की उसको नीचे ले जाएगा, नीचे वाली लेयर को वो ऊपर लेके आएगा खा के। देन ऑपोजिट फर्टिलाइज़र, कंपोजिट फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी जिसमें आप कचरा जो होता है घर का उसको एक जगह पर डालते जाओ तो वो एक फर्टिलाइज़र बन जाता है। काऊ की यूरिन, नीम के सॉल्वेंट, बटर मिल्क, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप को बचाने के लिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पूरे फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स, जैसे कि नेचुरल टेस्ट आता है इसमें, मिठास एकदम नेचुरल है, वही खुशबू जो प्लांट्स में होती है, मिनरल्स, विटामिन्स, लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक फार्म जो है काफ़ी डिमांड में है और फार्मर को अच्छा पैसा भी मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग देखते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग। इन ऑर्डर टू सी द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर लॉन्गर टर्म, ये देखने के लिए कि काफ़ी देर तक सॉइल की फर्टिलिटी या पावर रहे, उसकी केयर की जाती है। क्रॉप को चेंज किया जाता है क्रॉप रोटेशन की तरीके से, इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं जब ज़रूरत पड़े तभी। बायोटिक कंट्रोल होता है इसमें, इंसेक्ट्स बहुत कम आते हैं, हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन भी होता है इसमें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिक्स फार्मिंग। यहाँ पर हम एनिमल्स को भी पाल सकते हैं लाइक हैन, यानी आप खेती करने के अलावा एनिमल्स को भी पालकर उसका साइड बिजनेस कर सकते हो उनके प्रोडक्ट्स को बेच के। जैसे सेरीकल्चर है, यानी जो ये सिल्क के कीड़े होते हैं तो आप सिल्क बेच सकते हो, फिशरी है यानी फ़िश बेच सकते हो, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ ये साइड बिजनेस हो सकता है, तो इसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग। अब देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है, वो है डिफरेंस बिटवीन खारिफ, राबी एंड जायद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खारिफ में क्या होता है, जो क्रॉप्स जो हम रेनी सीजन में उगाते हैं उसे हम खारिफ क्रॉप कहते हैं, और इसका समय क्या है, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर एंड नवंबर। फूड ग्रेन्स जो हम कल्टीवेट करते हैं वो 75% होता है टोटल एरिया जिसमें हम उगाते हैं, और उससे हमें 50% टोटल प्रोडक्शन मिलता है। मेजर फूड ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे आज हम। पहले पढ़ेंगे हम पैडी यानी चावल। पैडी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, मेजॉरिटी में पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है, और अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया राइस यूज़ करती है, यानी इंडियन जो हैं ज़्यादातर राइस यूज़ करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी सेकेंड रैंक पर है पैडी प्रोडक्शन में। पैडी जो उगाई जाती है 1/4 ऑफ टोटल सोन एरिया, इंडिया में जितना भी टोटल जगह हम जहाँ उगाते हैं उसका 1/4 में हम पैडी उगाते हैं। पैडी इज़ अ क्रॉप ऑफ टॉरिड का मतलब जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहीं पे ये उगता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री चाहिए मिनिमम। फर्टाइल एल्यूमिनियम सॉइल चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब, जहाँ पे बारिश कम होती है लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। मोर ह्यूमन लेबर इज़ नेसेसरी इन द पैडी प्रोडक्शन, बहुत लेबर्स चाहिए होते हैं, बहुत मेहनत का काम है, इसलिए यहाँ पे लेबरर्स की डिमांड ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर ज़्यादा उगता है राइस। एंड द क्रॉप इज़ टेकन 2 to 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, 3 से 4 बार इसको उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु में। गुजरात में भी चावल उगाया जाता है, सूरत में, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट। पैडी रिक्वायर मोर वाटर, उसको पानी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पैडी फील्ड फुली अंडर वाटर इट इज़ ग्रोन बाय द इरीगेशन थ्रू द स्प्रिंकल यूजिंग लेस वाटर, यानी जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। और इरिगेशन कौन सा, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल, यानी धीरे धीरे पानी
फाउंटेन के रूप में खेतों में गिरे, जिससे पानी भी बर्बाद नहीं होगा और पानी भी मिलता रहेगा, यानी ज़मीन हमेशा पानी में गीली रहेगी। और यही चीज़ रिक्वायरमेंट है पैडी कल्टीवेशन में। वीट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारी कंट्री का आफ्टर पैडी। वीट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द 1/3 ऑफ एरिया, 1/4 था, ये 1/3 है ऑफ अरब लैंड ऑफ आर कंट्री, जहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं हो सकती वहाँ पे भी हम वीट उगा सकते हैं। इट इज़ सब्सटैंशियल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये काफ़ी मेन फूड बन चुका है नॉर्थ वेस्ट इंडियन लोगों के लिए। एंड इट इज़ अ राबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, आपने देखा होगा पैडी टॉरिड का है और ये टेम्परेट जोन यानी नॉर्मल, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। इट रिक्वायर ब्लैक एंड फर्टाइल लोमी सॉइल, इसको यहाँ पे काली मिट्टी चाहिए, लोमी मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता नहीं है, मॉडरेट, एंड मोर देन 75% सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए साल की। वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे भी उग सकता है अगर इरिगेशन फैसिलिटी है। वीट कैन बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, यहाँ जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे हम इतना उगा नहीं सकते वीट को, लेस, काफ़ी कुछ प्रोडक्शन हाई हो गया है वीट का, इसीलिए हम पंजाब को वीट बाउल भी कहते हैं। वीट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में भी उगाया जा सकता है। और भलिया वीट फेमस है गुजरात का, जो भाल डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसके अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, यहाँ पे भी वीट उगता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द फूड ग्रेन्स यूज़ होता है डेली मील्स में, अगर हम रोज़ गेहूँ की चीज़ें खाएं जो कि बहुत ही बेस्ट है। मैनी आइटम्स लाइक रोटी, भाखरी, सेव, शीरो, लापसी, लाडू, देन सुखड़ी, देन ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स, एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम वीट। एंड अमंग ऑल ग्रेन्स वीट बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसीलिए हम इसको किंग ऑफ द ग्रेन्स कहते हैं।